पहले, उसके बाद एफपीओ रजिस्टर करें। तो शी वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम ऑन स्टेप 2 इंटरफेस। तो एक बार आपको, जैसे आपने शशु के साथ टाइम लगाया था, तो यू हैव टू पास टाइम विद हर आल्सो। Am I audible to all, Bhanu and Amit also? Yes, sir. Yeah. But primarily this call I have kept it for some other purpose, and I am recording also this call, and we will send this recording to on the group. First question is that why we are registering FPOs, and what is the relationship in between NIA and FPO we wish to establish. तो मैंने इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजे थे जो कि FPO के बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि वो मिले। आप लोगों ने देखे अपनी ईमेल आईडी पे? अमित हेलो। यस सर, यस सर। आपने वो डॉक्यूमेंट आपने हैव यू गॉन थ्रू दोस डॉक्यूमेंट्स? भानु? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, fundamentally, let me give you a little background. ये FPO जो है, ये 2004 से रजिस्ट्रेशन इनका शुरू हुआ। कंपनी एक्ट में एक नई कैटेगरी डाली गई FPC की, फार्मा प्रोड्यूसिंग कंपनी की, और तब से ये कोशिश है कि ये FPC, इनको फिर FPOs बोल दिया गया, कि एक ये कोशिश रही पिछले 10-15 सालों में कि ये FPOs जो है प्रॉपर फार्मर एग्रीगेटर का काम करें और फार्मर की जो मार्केटिंग से इनपुट से लेके मार्केटिंग तक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ये पूरा करें। बट फंडामेंटली ये हुआ नहीं, और जो FPOs है ये इन लोगों ने या तो NGO की तरह से काम किया, या काम इन लोगों ने फंडिंग के लिए, कि अगर नाबार्ड से कुछ फंड मिल जाता है तो वो फंड उठा लिया, और या SFAC से कुछ फंड मिल जाता है तो SFAC से फंड ले लिया। बट दे हैव एक्चुअली नॉट वर्क लाइक एन एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का काम है एक इनेबलर की तरह से काम करने का, और अगर इन्होंने कभी कुछ आउटपुट या इनपुट में किया भी तो एक ट्रेडर की तरह से काम किया। ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? ट्रेडर का काम क्या होता है? वो कुछ खरीदता है और फिर बेचता है। मीनिंग है कि ट्रेडर ने और then he is always limited by the amount of money which he has got. Now supposingly there is an FPO and they claim that they have got 1,000 farmers with them or 500 farmers with them. 500 farmers में उनके बता रहे हैं कि उनके पास एक हेक्टेयर का जो है वो 1,500 हेक्टेयर है या 2,000 हेक्टेयर है। अब अगर उनसे हम पूछते हैं कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है और आप कितनी क्वांटिटीज को अवेलेबल करा पाएंगे, देन दे डोंट हैव एनी आंसर। मीनिंग बाय वो हमेशा इस तरह से एग्रीगेटर की तरह से काम नहीं किया उन्होंने काम किया एक ट्रेडर की तरह से। कि अब वो जब वो स्टॉक की बात आती है कि आप कितना मटेरियल प्रोवाइड करा पाएंगे, तो वो ये कैपेसिटी देखते हैं कि हम कितना मटेरियल किसानों से खरीदेंगे और फिर कितना आगे हम सप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। Amit, are you able to relate to the point which I am making, that these FPOs, they were enacted since 2005 or 2004, but and today there are more than 5,000 FPOs, but the purpose with which they have been brought into the system, that purpose has not been achieved. Reason being, they have never been working as an aggregator and enabler of farmers. They have been working more like a trader, चाहे वो इनपुट में चाहे आउटपुट में। और इसीलिए जो एक निया का निया इनको एज रजिस्टर कर रहा है एज एग्रीगेटर। हमारे यहाँ कैटेगरी जो प्राइमरी कैटेगरी है वो एग्रीगेटर की है, और उसमें एक सब कैटेगरी FPOs की है। एग्रीगेटर
जो है वो खरीदता नहीं है फार्मर से, बल्कि वो फैसिलिटेट करता है कि फार्मर के गुड्स को कैसे एंड कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। ये पहले तो ये बताइए कि मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूँ या नहीं? मैंने कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इज इट अमित? हाँ सर, यस सर। आर यू एबल टू गेट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक? यस यस। देखिए, आप लोग को एक प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि आपको एफपीओस को के साथ काम करना है, लेकिन हमें एफपीओस को ट्रेडर नहीं बनाना है, हमें एफपीओस को एक प्रॉपर एग्रीगेटर बनाना है, और वो उसको इस तरह से पोजीशन करना है कि वो एक इनेबलर की तरह से वो किसानों को के साथ ऐसे काम करे कि सक्षमता आए सिस्टम में। अभी क्या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक एफपीओ बोलता है कि उसके पास 1000 एकड़ या 2000 एकड़ की जमीन 500 फार्मर है और 2000 एकड़ है, लेकिन 2000 एकड़ मतलब 4000 टन माल उनके पास होना चाहिए किसी भी क्रॉप का, और वो 4000 टन, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं कि आप कितना, कि साहब एक ट्रक का हम कर देंगे 20 टन कर लेते हैं, फिर 20 टन इतना फार्मर से हम इकट्ठा करते हैं, तो दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड राइट नाउ। So we are after getting them registered and after knowing the basic data कि उनके पास कितने फार्मर हैं और कितने लैंड पे उनके यहाँ काम हो सकता है, उसके बाद उनके साथ हमको इस तरह से काम करना है कि जो अपॉर्चुनिटी उनके, they are sitting on an opportunity which they are not realizing that they need not work as trader, and if they work only as aggregator, we will be in a position to enable the farmers, enable the FPOs in a very very structured way. अब इस बात को समझिए कि एग्रीगेटर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडर जो है वो खुद माल खरीदता है, तो अगर मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए है एक एफपीओ के पास, तो वो 2 ट्रक भी मतलब 40 टन भी नहीं खरीद पाएगा, और उसको 40 टन खरीद के पहले 10 लाख रुपए पूरे लगाएगा और फिर 10 लाख रुपए कलेक्ट, एक हफ्ते की साइकिल लगेगी, और उसके बाद in 1 week he can only rotate 2 trucks or 40 ton of goods. However, if he work as an aggregator and make a schedule of supplies in such a way कि वो इतने फार्मर की सप्लाई रोज जाएगी, और उन फार्मर्स को ये एक हफ्ते बाद का पेमेंट उनको भले वो पोस्ट डेटेड चेक दे दे, ज्यादातर एफपीओ जो एग्रीगेटर्स हैं वो दे एंजॉय द क्रेडिबिलिटी दैट आफ्टर गेटिंग द परचेज ऑर्डर फार्मर्स का गुड्स को एक शेड्यूल के फॉर्म में वो गुड्स आते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसके बाद वो मैनेज होता है। दिस इज वन पार्ट ऑफ द job which we are wanting to do, that to convert their mindset from a trader to enabler and aggregator, and for which we wish to do lot of hand holding with them. Second part is, even if they become aggregator or right now as trader, they have very poor knowledge about the basic aspects of this commercial world, जिसमें कि सबसे पहले क्वांटिटी मैनेजमेंट, तो मैंने आपको बताया है कि जो क्वांटिटी मैनेजमेंट का है वो एग्रीगेटर instead of working on very low quantity, they can work on a higher quantity. Second is quality management. They are, अगर आज हम किसी भी एफपीओ को अपनी कैटेगरी में डालें कि क्या वो रिलायबल सप्लायर है, तो नॉट इवन वन एफपीओ विल कम एज रिलायबल सप्लायर बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वालिटी। मान लो हम उनको परचेज ऑर्डर दिला भी दें और वो सप्लाई करें, तो वो उनका क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग बस ये है कि फार्मर का जितना माल आया और वो माल उनका एक असेसमेंट जो भी बना और फिर उन्होंने भेज दिया। क्वालिटी इज ए वेरी वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट, मीनिंग है उसमें वैरायटी का, जैसे अगर आप यस हु हैज जॉइंड Amit. So there is a concept of variety
देन देयर आर हर वैरायटी के साथ एक नॉर्मली अगर जो आपको क्वालिटी शीट में भेजूंगा अलग अलग कमोडिटीज की जो कि उसमें एक ग्रेडिंग होती है. All the commodities first is classified into variety, then into grading, grade 1, grade 2, grade 3, और उसमें grade 1, grade 2, grade 3 के parameters होते हैं. And there are then other parameters, जैसे अगर oil seed है तो उसमें oil content, अगर starch maize है तो starch content, अगर सोया है तो protein content. So there are certain parameters which are further defined. Pulses है तो and so I will send you the quality sheet. So उनकी understanding अभी quality parameters पे बहुत ही negligible है. So we cannot call them as a reliable supplier. So we have to graduate them to make it. Is not a very big rocket science, but unfortunately nobody has conveyed the concept of quality management to these FPOs. Third is on commercials. Again, can we say that they are right now a reliable supplier and they understand all aspects of commercials? कि एक ट्रक लोड जाता है तो उस ट्रक के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाते हैं. ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट जाएगा, मंडी का डॉक्यूमेंट जाएगा. वो बार बार इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हमारे को मंडी लाइसेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. मंडी लाइसेंस लेंगे तो फिर वो मंडी टैक्स मंडी का वो इनवॉइस कैसे काटेंगे, मंडी टैक्स का इनवॉइस की. इट इज ए मंडी टैक्स पेड, दीज आर मंडी टैक्स पेड गुड्स. तो मे बी आप लोगों की भी नॉलेज उसमें भी कम होगी एंड वी विल इम्पार्ट दैट नॉलेज टू यू. लेकिन जैसे एक काटा पर्ची होती है, एक मंडी टैक्स पेड रिपोर्ट होती है, एक इनवॉइस होता है और एक ट्रांसपोर्ट. ना दीज 4 डॉक्यूमेंट्स, और आजकल ई-वे बिल भी है. So there is certain amount of documentation which has to go. Before that, when the purchase order is received by them, they must understand and read the purchase order very thoroughly, because it's a contract. Once they accept the purchase order, they will have to honor that purchase order. What I am only trying to say that their commercial knowledge on these aspects is again such that we cannot call them a reliable supplier. And then it comes about the understanding of price, understanding of payment terms, that how they should utilize an opportunity and weigh the opportunity against the prices which are being offered or the payment terms which are being offered. And इसमें क्या उनको एक ट्रेड को देखना है कि एक लीस्ट. Sorry, are you able to hear me? Yes, sir. Huh? Amit, are you able to hear me? Sometimes it's unstable. Your voice is sometimes unstable. Okay, primarily मैंने अभी अगर जहाँ पे अनस्टेबल हो तो मेरे को आप बताइएगा, क्योंकि मैं So हाँ बोलो. So what I think is, if you can like turn off your video, the bandwidth will be consumed less. So if you can be on only on voice, then I believe the issue will be resolved. Okay, is it better now? Yeah, you can like carry on. Okay, fundamentally मैं इसको 2 स्टेप में इसको कवर करना चाहता था कि NIA for the first time in this country has taken an agenda that let us enable these FPOs to exploit the opportunity which they are sitting on. And they have, first of all, to make them aware that this is the big opportunity you are sitting on. And secondly, make them hello, not clear? Clear. Go ahead, sir. हाँ, तो पहले स्टेप में जब हम उनको रजिस्टर कर रहे हैं तो उनका एक बेसिक डाटा से हमको ये पता लगता है कि ये एफपीओ किन स्ट्रेंथ्स पे बैठा है, कितने फार्मर्स हैं इनके पास और कितने लैंड एकरेज है और कितनी क्रॉप्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. Once having come to know that,
we have to make them aware that the business opportunity which they are sitting on, and to encash that business opportunity, how they can become a reliable supplier to the end consumer, which are mills. So ये जो एक हमारा एक अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि हम इन एफपीओ से फंडामेंटली निया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या फर्क है, और निया उनको किस तरह से आगे लेके जाना चाहती है, और एक एग्रीगेटर, एक सक्सेसफुल एग्रीगेटर का रोल कराना चाहते हैं, वो एस्पेक्ट को मैंने इस मीट, क्योंकि आपने कल पिच की जब बात करी, तो पिच में हम तुरंत दीवारी पिच नहीं लेंगे कि आप रजिस्टर हो और हम आपका माल बिकवाएंगे। अरे वो बिकवाएंगे कहाँ से? वो उनको क्वालिटी नहीं समझ में आती, कॉमर्शियल्स नहीं समझ में आते, एक परचेज ऑर्डर नहीं समझ सकते। एक परचेज ऑर्डर में क्वालिटी के ऊपर टॉलरेंस एंड डिडक्शन चार्ट होता है कि अगर 12% तक है तो जीरो डिडक्शन, 13% होगा तो इतना डिडक्शन। अब आई एम टॉकिंग ऑफ मॉइस्चर, अगर 14% होगा तो इतना डिडक्शन, और 14% के बाद लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। नाउ if somebody doesn't understand this and he talks कि और हमने ये पिच ली कि आप रजिस्टर हो और हम आपका माल बिकवाएंगे, तो क्या will it be a right pitch? No. So basically our objective to register FPO is कि हमको उनके बारे में पता लगे और उनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता लगे, और फिर हम उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हुए, which through our training manual and through our videos, we will create such a training material to everyone that we can really make them capable and reliable supplier. अभिमन्यु, जो मैंने बात बोली उसमें आपका जो तजुर्बा 6 महीने 1 साल का है, तो आप थोड़ा सा बोलेंगे? यस सर। बिल्कुल ठीक है सर। ये तो हमें एक्चुअली एफपीओस को ये तो पहले बताना ही होगा कि हम उनको क्या देने जा रहे हैं और क्या वैल्यू एडिशन उनको मिलेगा हमारे थ्रू। क्योंकि जनरली हम भी जो बात कर रहे हैं एफपीओस के लिए, वो उनको सक्षम बनाने का ही कर रहे हैं कि एज ए सप्लायर हम उनको डेवलप कर सकें और वो सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट कर सकें थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि अभी उनको क्वालिटी का समझ नहीं है और वो खुद इंडिपेंडेंटली ऑपरेशंस हैंडल नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि वो पूरे साल सप्लाई चेन में इवन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं वो, और किसी न किसी ट्रेडर या एग्रीगेटर्स के हाथ से वो सारा प्रोड्यूस वो उनको दे देते हैं और फिर पूरे सप्लाई चेन से वो बाहर हो जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। The only thing is कि जो कुछ थोड़े बहुत एफपीओ करने भी की कोशिश करते हैं, वो एक ट्रेडर खुद बनना चाहते हैं कि वो ट्रेडर बन जाए, और ट्रेडर बनने में की जो लिमिटेशन है उनके पास कि दे आर नॉट सिटिंग ऑन अ बिग फाइनेंस, तो वो खरीद सकते नहीं और खरीद के फिर आगे बेच नहीं सकते। तो उनके वो दे लिमिट देयर कैपेसिटीज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी व्हिच दे आर सिटिंग ऑन। Now I am open to few questions because this call will I don't मैंने आज केवल एक शुरुआत करी थी एक डिस्कशन की कि ये बात जरूर समझ में आए कि पिच में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप आज रजिस्टर हुए और कल से आपका माल बिकना चालू हो जाएगा। जिस दिन हमको ये लगेगा कि अब आप रिलायबल सप्लायर हैं और आप एक पीओ को हैंडल कर सकते हैं सक्सेसफुली, then only that PO will be issued in favor of you. Amit, have you understood and you have questions? हेलो। या हाँ सर। सर जैसे कि आपने बताया कि द करंट सिनेरियो जो है अभी एफपीओस का, जो मोस्टली एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, तो करने की कोशिश कर रहे हैं या मतलब करने कर रहे हैं। मेनली जो उनका करंट जो एग्जैक्ट रोल है वो उस पे काम नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली होना चाहिए, राइट? तो जब हम अभी एफपीओस को अप्रोच करें तो क्या ऑफरिंग के साथ अप्रोच करें? हाँ, बेसिकली जैसे हमारे ऑफिस में भी कई एफपीओज आए और बड़ा हमको अच्छा लगा जब हमने उनके साथ एक टाइम बिताया
कि उनको ये बात समझानी है कि आप पहले कितनी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप ट्रेडर के बन के नहीं कर सकते। तो आपको फार्मर के गुड्स को एग्रीगेट कराना है और उसको सप्लाई कराना है इन ए वेरी शेड्यूल्ड फैशन। देखो ऐसा है, ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री में आप जानते हैं कैसे शुगर जाता है, शुगर केन जाता है, एक कोऑपरेटिव बनती है, एक कोऑपरेटिव का उस वहाँ के सारे किसानों का जो शेड्यूल होता है गन्ना पहुंचाने का उस मिल में, जिसे शुगर मिल बोलते हैं, वो पहले से तय हो जाता है। अब वो मिल गन्ना जाएगा कहाँ, मिल में ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब वो अगर वो मिल में जो कोऑपरेटिव काम कर रही है, वो कोऑपरेटिव ने ट्रेडर की तरह से काम नहीं किया, लेकिन कोऑपरेटिव ने एक कोऑपरेटिव इस तरह से एक ऑपरेशन किया कि सारे फार्मर्स को ये पता है कि ये नेक्स्ट 60 डेज में किस फार्मर का, क्योंकि वहां पे ट्रॉलियां जो लगती है शुगर मिल के सामने गन्ने की, वो एक साथ सबकी नहीं लग सकती। So there is a schedule which is set out by the cooperative, and they have given a complete understanding to all the farmers कि इस मिल में आपका गन्ना जाएगा, हमने इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, इससे ये आपको रेट मिलेगा। और ये अगर वो कई बार और कोऑपरेटिव पूरी जिम्मेदारी लेती है कि आपके पेमेंट की सारी जिम्मेदारी हमारे थ्रू होगी। मैं इसी तरह से कॉटन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक कोऑपरेटिव कॉटन की पहले से कॉटन प्रोड्यूसर्स को सारा शेड्यूल दे दिया जाता है कि इस मिल में आपका गुड्स कैसे जाएंगे। Now this is the work which was thought about कि in this way if these FPOs work as an aggregator। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? With this example, कोऑपरेटिव ने क्या किया, वहां पे सक्षमता लाए। अगर कोऑपरेटिव ट्रेडर की तरह से काम करेगा तो पहले वो गन्ना खरीदेगा खुद और फिर जाके मिल में बेचेगा जी। कितना वो कर पाएगा? अब आप बात को समझ पा रहे हैं जी भानु? अगर आपको कभी मौका लगे या तो कोई भी शुगर मिल में जाके देखिएगा कि वहां पे कैसे ट्रॉलीज रोज खड़ी रहती हैं और उन किसानों से पूछेगा तो उनको सबको पहले से शेड्यूल पता होता है कि इस मिल में किसका माल कब पहुंचेगा। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के सारे एस्पेक्ट पहले से क्लियर होते हैं कि इस क्वालिटी का होगा तो इतना रेट, उसके शुगर कंटेंट के हिसाब से। तो देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट क्वालिटी, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट कॉमर्शियल्स, एंड एवरीबॉडी इज फुल्ली मेड अवेयर कि अगर आपके गन्ने की शुगर कंटेंट के सारे गन्नों में एक जैसा होता है। एक किसान का गन्ने पे उसको ज्यादा प्राइस मिलेगा, दूसरे का गन्ने पे कम मिलेगा। अमूल ने दूध का कोऑपरेटिव बना के क्या किया, अब इसी तरह से तो जाता है कि वो दूध की टेस्टिंग होती है और फिर दूध की टेस्ट के बाद उसको क्वालिटी, अगर वो क्वालिटी पैरामीटर वहां पे ना समझे जो आज, तो फिर क्या होगा? फिर तो सब देयर विल बी अटर chaos। Now basically it is that अगर किसी को आपने अपॉर्चुनिटी पूरी बताई, अच्छा अभी वो इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश क्यों नहीं कर पा रहे थे निया के आने से पहले? क्योंकि किसी ने उनके पास डिमांड पहुंचाई नहीं थी। अब हम उनके डोर स्टेप पे, हमारे पास इतनी सक्षमता है कि अगर उनके पास 10,000 टन माल है तो हम 10,000 टन माल का कस्टमर उनके सामने खड़ा कर देंगे। See, we are sitting on such a strength where out of 1,200 mills which we are with us, in each portal when I will give you further, हम जब अपनी MIS का, अमित आपने तो हमारी MIS देखी है और सारे बायर सप्लायर का डाटा कि हमारे पास कितने आप तो ऑफिस आए हुए हैं, तो you have seen that how much demand we have. Yes sir. Like last week there पीलीभीत से किसी ने बोला कि मेरे पास we are sitting on 1,200 farmers and हम इतना वीट कर सकते हैं। वहाँ की शांति फ्लोर मिल को हमने बोला, उन्होंने कहा हम 500 टन रोज का ले लेंगे आपसे। जब देने की बात आई तो वो कह रहे कि हम मैक्सिमम 80 टन दे पाएंगे और उसमें भी हमको अभी क्वालिटी का पूरा पता नहीं है। Think of the situation. Now once we have integrated the mill and she's an MCOM masters in economics from London, and she is a very qualified lady running an FPO, but still
the aspects of uh, understanding the opportunity and aspect of understanding the quality and commercials is very, very poor. Now, after having couple of sessions with her, now she is able to relate ki, yes, Mr. Agarwal, there is a disconnect, and now we should work in a very proper way. भानु, आप रिलेट कर पा रही हो जो बात मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. कुछ पिच का आइडिया दे रहा हूँ आपको. Quality aspect important. नहीं, पांच चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कहीं पे. फर्स्ट, क्वांटिटी मैनेजमेंट. सेकंड, क्वालिटी मैनेजमेंट. थर्ड, प्राइस मैनेजमेंट. फोर्थ, पेमेंट टर्म मैनेजमेंट. एंड फिफ्थ, लोकेशन मैनेजमेंट. लोकेशन मीन्स कि अगर कोई एफपीओ, जैसे मैं एग्जांपल दूं, चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे हमारे पास 5 एफपीओ है, लेकिन चंद्रपुर में खुद इंडस्ट्री नहीं है. इंडस्ट्री कहाँ पर है? नागपुर में. मिल्स जो है नागपुर में. या अगर मैं एग्जांपल दूं कि supposingly I take the case of MP. So mills are somewhere, not in all the districts there are mills. आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? So we have to figure out the mills which are in vicinity of the FPO, और उनके साथ कम से कम 5 मिल को हमने जब सारे एफपीओ के साथ ये हमने जो टारगेट किया हुआ है, और हमारे पास 5 से 10 मिल हर एफपीओ के साथ है, हर कमोडिटी में जिसमें वो है. तो अगर आप वो जब हम आपको इंटरफेस देंगे अपने बैकएंड का, तो यू विल बी फुल्ली अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टॉकिंग. बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू टॉक अबाउट द पिच. ये जो पिच मैंने आपको दे रहा हूँ, ये इसलिए भी दे रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना है. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर आपने एक्सपेक्टेशन ये डाल दी कि आपका कल से माल बिकना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे शुरू नहीं होगा. दे हैव टू क्वालिफाई टू रीच टू ए लेवल वेयर दे कैन ऑनर द पीओ इफ इट गिवन टू देम इन ए वेरी प्रॉपर वे. And it's not a big rocket science. It is. I have worked myself as an aggregator for 12 years, and I know what the mindset is and how to change that mindset. Achha, we are running out of time, and it will end in next 10 minutes. So, अब और कोई अब अभिमन्यु, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अभिमन्यु? यस सर. एक जो पिच मैंने ली है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. सो ऑन दैट बेसिस इफ यू कैन जनरेट ए प्रॉपर पिच or a document that which can be circulated, not document, is a audio video type of a thing, so that we can advise our project leaders that they understand the full opportunity what we are talking about, and they are in a position to position themselves very well in with these FPOs. And Amit, we will invest a lot with these FPOs. मतलब हमारा उनको जो ट्रेनिंग देने का काम है, या उनको we will operate like an ISO certifying company. जैसे एक कंपनी प्रोसेसेस को एस्टेब्लिश करती है ना, किसी को एक अच्छा रिलायबल सप्लायर बनाना हो, तो वो जो रिलायबल सप्लायर कोई ऐसे ही बन जाएगा बिना क्वालिटी को समझे, बिना कॉमर्शियल्स को समझे, प्राइसेस को समझे. मतलब प्राइस इज ए वेरी सेंसिटिव एरिया. हर एक को बस ये दे ओनली लुक एट प्राइस कि इतना प्राइस मिल जाए. राइट. ओके, प्राइस को थोड़ा सा कवर करते हैं. हाउ द प्राइस इज डिटरमिन्ड. Price is a determination of supply and demand. If the supply is more, yes, demand is less, prices go up, and vice versa. So, if we are placing the demand, if we have the demand, then we will be in a position to offer them a better price, because we are increasing the demand there. Right now, the prices are low in the segment because supply is there, but demand is not there. आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं?
अभी वहां की उनकी डिमांड केवल वो मंडी में लेके जाते हैं और मंडी में बेचते हैं. दैट्स द ओनली ऑप्शन विच दे हैव. Now if we are bringing the demand to their doorstep, so will they not get a better price? Banu, are you able to be, you being from the Yes. agriculture sciences, आप relate कर पा रही हो जो बात मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. So Yes, right, payment term is a derivative of how much the financing component of it is involved. जैसे अगर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो क्रेडिट पे माल लेती है और क्रेडिट पे अगर वो लेती हैं तो उनको वो उतने दिन का वर्किंग कैपिटल बच जाता है. अगर उन्होंने 7 दिन का क्रेडिट लिया तो 7 दिन का वर्किंग कैपिटल दे आर एक्चुअली यूजिंग सप्लायर्स मनी टू फंड देयर वर्किंग कैपिटल. नाउ there are companies those who are working with 30 days credit period. There are companies those who are working with 60 days credit period. Now we are very selective that we look forward to buying companies those who will pay against the delivery. Against the delivery after inspection also payment is made on the 3rd day. Mm-hmm. So we are very selective that we will not allow exploitation from these buying companies, and we make sure that if you wish to buy from FPOs, you will have to pay on the terms of against delivery only. Yes. Okay, so there are certain there is firm stand which we take if they wish to buy from FPO. If they wish to buy from a local any other trader and all that, they can demand their terms. But now because they will get a better price from the FPO, thus they are looking for such opportunities. Okay, call may end soon, but I thought that I speak to about this pitch very properly for some time so that the message. आपको message मिल रहा है कुछ अमित? जी मैसेज मिल रहा था. And Banu? Yes, sir. मिल रहा. Banu, आपको कोई question हो तो please ask. Or you can send me your questions in the group or a mail. I will answer all of them. So any question which is coming in your mind, you can keep sending, because मैं फायदा क्या होगा, मैं आंसर एक को दूंगा, जवाब सबको मिलेगा. Sure. Okay. चलो, thank you very much for this call, and I look forward to your active participation. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. Okay.